जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि नए पटवारी साथियों को क्या क्या सावधानी रखने की ज़रूरत है, तो हमने उनको फॉर्म सी और बेसिक सावधानियाँ, तहसील कोड की प्रक्रिया, शाब्दिक सर्वेक्षण, जेड सर्वेक्षण क्रमांक, इनके बारे में बताया था। आज जो हम आपको बता रहे हैं वो हम बता रहे हैं कि विभिन्न प्रमाण पत्रों पर कैसे जाँच करनी है, क्या जाँच करनी है और कैसे रिपोर्ट लगानी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो आप समझिए कि प्रमाण पत्र कौन कौन से होते हैं जो हमको डील करने हैं। ठीक है, प्रमाण पत्र होता है, पहला होता है आय, दूसरा होता है निवासी, ठीक है, तीसरा बनता है आपका ईडब्ल्यूएस, चौथा जाति, पांचवा बीपीएल, छठवा मृत्यु और सातवां जन्म। ठीक है, अब इसको समझिए। ये 7 तरीके के मूल प्रमाण पत्र हैं। क्या है? मूल प्रमाण पत्र। इन पे ही काम होता है। अब आय प्रमाण पत्र स्थानीय समाधान में 1 दिन में बनता है। ठीक है, एमपी ई डिस्ट्रिक्ट पे जाकर कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन करेगा निःशुल्क, तो ये 1 या 2 दिन में बन जाता है और मिल जाता है। निवासी प्रमाण पत्र की भी यही प्रक्रिया है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस जो है, इसकी आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन है, लेकिन इसको बनने में 7 दिन लगता है। ये दोनों 1 दिन 2 दिन के हैं और ये 7 दिन का है। ठीक है, इसमें हम रिपोर्ट क्या लगाते हैं, इसको हम पहले बात करते हैं, फिर इस पे आएंगे। ईडब्ल्यूएस मतलब कि जो व्यक्ति जनरल कोटे से फाइट करना चाहता है एग्ज़ाम में और जिसकी वार्षिक आय 8 लाख से कम है, जिसके परिवार की। अब परिवार मतलब क्या होता है? परिवार की परिभाषा ये है, कोई व्यक्ति है जो अभी 25 वर्ष से कम का है, जो नौकरी नहीं कर रहा है, या जो अविवाहित है। सीधे सीधे समझिए, जो व्यक्ति अविवाहित है वो यदि अपने माता पिता के साथ रहता है तो वह और उसके माता पिता एक परिवार है, एक यूनिट है। तो उन तीनों के द्वारा साल भर में अर्जित की गई आय यदि 8 लाख से कम है तो वह इस ईडब्ल्यूएस के लिए पात्र है। ठीक है, तो अब इसमें पटवारी जी को क्या करना है ये समझिए। पटवारी जी के पास आता है आवेदन न्यायालय के माध्यम से, तो न्यायालय के माध्यम से ऑनलाइन वो आवेदन करेगा। उसमें उसके द्वारा शपथ पत्र दिया होगा, उसमें उसके द्वारा ज़मीन के कागज़ होंगे, यदि होंगे तो मार्कशीट होगी, रजिस्ट्री होगी, प्लॉट यदि उसके पास है, मकान है उसके पास, तो उसका विवरण होता है। तो इसमें आपको केवल ये जांच करनी है, पटवारी जी को ये जांच करनी है कि उसने यदि मकान और ज़मीन की जानकारी दी है तो वो सही है या नहीं। क्योंकि चूँकि पटवारी के पास आया मतलब हल्के का है, हल्के का है तो आप हल्के में जाकर चेक कर लें, अपने कोटवार के माध्यम से जांच करवा लें, मौके पर जाकर देख लें कि यदि इसने 1500 स्क्वायर फीट पे मकान लिखा है तो 1500 पे है या कम में है। यदि ज़्यादा में है तो आप बाकायदा उस चीज़ का विवरण दे दें। ठीक है, यदि वह व्यक्ति विवाहित है तो उसकी पत्नी की आय मिलाकर 8 लाख से कम है या नहीं, आय प्रमाण पत्र संलग्न है या नहीं, या फॉर्म नंबर 16 लगा है या नहीं, या आईटीआर उसने भरी है या नहीं, इस तरीके के कोई दस्तावेज उसने लगाए हैं या नहीं, इसकी जांच कर लीजिए। इसके बाद आता है आपका ईडब्ल्यूएस में उसके द्वारा कैटेगराइजेशन में देख लीजिए कि उसका कोई जाति प्रमाण पत्र मतलब उसने कोई उससे तो नहीं किया है फाइट। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति किसी भी कैटेगरी, स्पेशल कैटेगरी को बिलोंग करता है और वो जनरल से स्वर्ण का लाभ लेना चाहता है तो इसके लिए अलग अलग गाइडलाइंस हैं अलग अलग स्टेट्स में, लेकिन सेंट्रल की एक फिक्स गाइडलाइन है। ठीक है, जो ये कहती है कि नॉन क्रीमी लेयर्स या नॉन मतलब जो किसी और जाति का किसी और उसका लाभ ना ले रहा हो वो इसके अंतर्गत आते हैं। इस पर हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट द्वारा संशोधन और ये सब चल रहा है, वो राजनीतिक विषय पे हम बात नहीं करेंगे, ना ही हम शासन की बात करेंगे। हम सिर्फ वो बात करेंगे कि यदि कोई इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के तहत आवेदन करता है और शपथ पत्र देता है तो हमको उसको भूमि की, उसके प्लॉट की, उसकी ज़मीन की जानकारी को चेक कर लेना है। चेक कर लेना है कि वह जो जानकारी दे रहा है उसके परिवार की जो जानकारी दे रहा है वो सही है। ऐसा ना हो कि एक व्यक्ति अपनी जानकारी बस दे रहा है, अपने पिता की जानकारी नहीं दे रहा है, हालांकि वो अविवाहित है। अविवाहित है तो उसके पिता की जानकारी भी हमको देखनी है। पिता और उसकी संपत्ति मिलाकर या आय मिलाकर 8 लाख से ज़्यादा है तो वो व्यक्ति अपात्र हो जाएगा। हमको केवल विवरण दे देना है कि चूंकि मौके पर इसकी जांच की गई, जांच में पाया गया आवेदक एवं आवेदक के परिवार द्वारा आय की गणना जो है वह 8 लाख से अधिक है, अतः नियमानुसार कार्रवाई हेतु प्रतिवेदन सादर प्रेषित। आपको निर्णय नहीं लेना, आप निर्णायक अधिकारी नहीं है। निर्णायक अधिकारी मजिस्ट्रेट है, यानी कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसडीएम, ये न्यायिक है ना, ये निर्णायक अधिकारी हैं। आप सिर्फ प्रतिवेदित अधिकारी हैं जो बता सकते हैं कि आपने जांच की और क्या पाया। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में कंफर्म हो गया होगा आपको क्या चेक करना है, ज़मीन और मकान और उसका बाउंड्री एरिया, आय वगैरह। ठीक है, उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं।
इसके बाद आता है जाति। तो देखो जाति प्रमाण पत्र 3 टाइप के बनते हैं, SC का, ST का और OBC का, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप जब किसी भी गांव में जाएं, किसी भी ज़िले में मध्य प्रदेश में काम कर रहे होंगे आप, तो सबसे पहले तो जो जातियों की सूचियां हैं वो डाउनलोड कर लें। केंद्र द्वारा जातियों का वर्गीकरण एक अलग है, स्टेट के द्वारा जातियों का वर्गीकरण अलग है, और डिस्ट्रिक्ट्स का भी जातियों का जातियों का भी अलग अलग वर्गीकरण अलग है। अब तो हम बात कर रहे थे जातियों की, ठीक है। तो अब कोई जैसी जाति है, स्पेसिफिक कोई जाति है, हो सकता है वो किसी ज़िले में SC में आती हो और किसी और ज़िले में OBC में आती हो, है ना। तो ये वर्गीकरण बहुत कैटेगराइज्ड है, स्पेसिफिक है। कुछ जातियों को यूनिफाइड किया गया है, जो जाति पूरे राज्य में SC में है या जो जाति पूरे राज्य में OBC में है, ठीक है। ऐसे ही कुछ जातियां हैं जो पूरे नेशन में, पूरे कंट्री में SC में है, और कुछ जातियां पूरे नेशन में OBC में। तो ये कैटेगराइजेशन की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, इसी से आप प्रॉपर जांच कर पाएंगे। इसके बाद आपको उसमें जांच क्या करनी है ये समझ लीजिए। जाति प्रमाण पत्र में ज़्यादातर आवेदन जो है वह आवेदक करता है कहाँ पर, तहसील में। मतलब अब तो खैर जाति प्रमाण पत्र ज़्यादातर बनते कहाँ से हैं, स्कूलों से बन जाते हैं, पर कोई पुराने लोग हैं, कुछ पुराने लोग हैं जो आवेदन कर रहे हैं, जिनको स्कूल से नहीं बन पाए, तो उनके आवेदनों पे सरपंच, सचिव और स्कूल की सील लगी होती है वर्तमान समय में, और उसमें फिर आप लिख देते हैं। आपको मौके पर जाकर जांच करनी है कि वो किस सन से उस गांव में निवासरत है। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग ईयर डिसाइडेड है, और उसकी गाइडलाइंस आपको आराम से गूगल पे या किसी भी पटवारी के ग्रुप में मिल जाएंगी देखने के लिए। आप वहाँ से उसकी गाइडलाइन आराम से पढ़ लीजिए। आपको उस प्रमाण पत्र में केवल टिक कर देनी है या पंचनामा बना लेना है कि यह व्यक्ति या इसके पिताजी के पिताजी इस वर्ष से इसी गांव में निवासरत हैं, ग्रामीणों द्वारा बताया गया और इसकी पुष्टि की गई, साथ में संलग्न दस्तावेजों के आधार पर इसका इस जाति का प्रमाण पत्र बनाए जाने में कोई आपत्ति नहीं है। इस तरीके की 2 लाइन 3 लाइन का प्रतिवेदन आप उसी में टीप लिख सकते हैं, प्रतिवेदन नहीं, उसी में टीप लिखकर साइन कर दीजिए। अब सबसे महत्वपूर्ण है, एक चीज़ याद रखने वाली बात है, कई बार महिलाएं आवेदन करती हैं विवाह के बाद, है ना, कि उनकी जाति प्रमाण पत्र बनना है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जांच करने वाली बात यह है कि जाति जो है वो पिता से आती है, ठीक है, पति से नहीं आती। तो आपको ऐसे बहुत सारे आवेदन मिलेंगे जो ST में महिलाएं आवेदन कर रही हैं, जब आप जांच करेंगे तो पता चलेगा वो SC की थी या OBC की थी, ठीक है। तो आपको वहाँ जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से जांच करना है। जाति पिता का विषय है, पिता से आती है जाति, तो आप ये चेक कर लें उनके पिता का सिजरा लगा हो या उनके पिता की जाति प्रमाण पत्र लगे हों। यदि किसी परिवार का वंशावली में, ब्लड रिलेशंस में जाति प्रमाण पत्र लगा हुआ है, तो आप उसके संदर्भ में टिप लिख सकते हैं कि अवलोकन में पाया गया कि इनके चाचा का, इनके भैया का, इनकी दीदी का, इनके बड़े पापा के लड़के का जाति प्रमाण पत्र संलग्न है, जिस आधार पे सिजरा अनुसार इनका जाति प्रमाण पत्र बनाए जाने में कोई आपत्ति नहीं है। ये आपको बेसिक जांच करनी है, इतने में आप भी संतुष्ट हो गए होंगे, ठीक है। तो जाति प्रमाण पत्र भी आपको समझ में आ गया। आपको ईयर वाइज इसकी जाँच कर लेनी है, अलग अलग ईयर्स का, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग ईयर्स की गाइडलाइन है। अब आते हैं BPL। BPL एक विवादित विषय है। BPL मतलब कि बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा कार्ड। वर्तमान समय में केंद्र सरकार के द्वारा वन नेशन वन राशन लागू कर दिया गया है, जो कई जगह पे लागू हो गया है। अभी मध्य प्रदेश में भी काफ़ी जगह पे लागू है, काफ़ी जगह पे अभी लोगों में अवेयरनेस नहीं है, तो वो लागू नहीं है। लोग अभी BPL APL वगैरह के लिए परेशान होते हैं, तो ठीक है। अब इसमें आप समझिए BPL के लिए लोग क्यों परेशान होते हैं, क्योंकि BPL से आपका बनता है आयुष्मान कार्ड, BPL से मिलती हैं बहुत सारी बेसिक सुविधाएं, BPL से ग्रामीण स्तर पर उनको मिलता है राशन, PDS, ठीक है। इसलिए लोग BPL बनवाना चाहते हैं। अब आप ये समझिए कि शासन ने 3 साल पहले गाइडलाइन जारी की थी, जिसमें उसने कहा था कि किसी भी ग्राम से जितने आप BPL काटेंगे केवल आप उतने BPL बना सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, BPL का जो फॉर्म है 21 पॉइंट्स का या 22 पॉइंट्स का, उसका फॉर्म का जो गणना है वो सन 2001 से 2003 के बीच में बनाया गया था वो फॉर्म, उसके आधार पर है। उसके आधार पर, यानी कि अब आप समझिए आज चल रहा है 2024, यानी कि लगभग 22 साल पुराने फॉर्म के आधार पर हम किसी की गरीबी चेक करते थे, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा संशोधित किया गया है, क्योंकि किसी व्यक्ति के घर में क्या सामान है, क्या सामान नहीं है, ठीक है, उसके बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, उसका मकान कच्चा है पक्का है, तो ये सब चीज़ें जब आप चेक करते हैं तो 95% फॉर्म में BPL नहीं बनता है। केवल 5% ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनमें BPL बनाया जा सकता है, ठीक है, जो
बिल्कुल टपरा में रह रहे हैं, जिनके मतलब सही में दयनीय स्थिति है, उनका बीपीएल बनाया जा सकता, बाकी उस फॉर्म के आधार पे बीपीएल नहीं बनाया जा सकता। पटवारी का रोल क्या है? पटवारी का रोल ये है कि वो बीपीएल की जांच सचिव और सरपंच द्वारा करके दी जाती है। पटवारी केवल ये देख सकते हैं, उसमें एक सबसे पहला कॉलम है, इसके पास धारित भूमि कितनी है। तो आप उस व्यक्ति का नाम देख लीजिए, ठीक है, उसका हिस्सा देख लीजिए। मान लीजिए किसी के नाम पर 5 भाइयों के नाम पर 5 एकड़ ज़मीन है, ठीक है, मिलाकर, तो एक व्यक्ति के नाम पे 1 एकड़ आ गई, तो उसमें 5 कॉलम है, सिंचित है, 2 एकड़ से ज़्यादा है, 5 एकड़ से कम, ऐसे करके। तो उस कॉलम में आप उसका वर्णन दे दीजिए। बस इतना काम है आपका बीपीएल में, ठीक है। इसके अलावा बाकी का जितना फॉर्म है, फॉर्म की जाँच करना और भरने का काम है पंचायत का, ठीक है। तो ये आप समझ गए। इसमें क्या देना आपको बीपीएल में? भूमि की जानकारी, जांच करके दे देना है। अब सबसे महत्वपूर्ण आता है मृत्यु प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र। अब देखो 95% जिलों में या 95% केसेस में मृत्यु प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र से पटवारी का कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं लेना देना है? क्योंकि आज के समय पर ये अस्पतालों से बनते हैं, ये ग्राम पंचायत से बन जाते हैं, तुरंत आधार कार्ड से बन जाते हैं। जैसे मतलब मृत्यु प्रमाण पत्र आधार से लिंक होता है, आधार में जैसे कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वो ग्राम पंचायत में आवेदन दे देते हैं, ग्राम पंचायत आधार के आधार पे, समग्र के आधार पे उसको तुरंत मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर देती है। तो फिर पटवारी का क्या रोल है? तो जो केसेस पुराने हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति 2012 में मरा, ठीक है, तो उसकी जाँच कैसे होगी? तो एक वो न्यायालय में आवेदन देता है या कि मृत्यु प्रमाण पत्र के संबंध में, तो उसकी जांच होती है। जांच कैसी होती है कि आपसे पूछा जाएगा, आप उसमें एक जांच लगाएंगे, जांच में आप लिखेंगे अपने प्रतिवेदन में या पंचनामा में, मौके पर राम प्रसाद की मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन प्राप्त हुआ, जिसकी जांच करने मौके पर उपस्थित हुए। मौके पर पाया गया कि राम प्रसाद की मृत्यु लगभग, यदि डेट नहीं मालूम है तो लगभग 12 साल पहले, और डेट मालूम है तो राम प्रसाद की मृत्यु दिनांक 6/12/2012 को ग्राम में प्राकृतिक कारणों से, एक्सीडेंट से या किसी भी कारण, जिस कारण से हुई थी, हो गई है, ठीक है। एवं राम प्रसाद के वर्तमान समय में ये वारसान हैं, और राम प्रसाद की मृत्यु की प्रामाणिकता ग्रामीणों द्वारा की गई। तो आपको किन के साइन कराने उस पंचनामा में? जो व्यक्ति 60 साल 65 साल से अधिक का, ठीक है, मतलब ऐसे व्यक्ति का कराना है जो उस समय भी 50 साल का, 40 साल का रहा हो, ठीक है। इससे जो आप पंचनामा बना रहे हो उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है। फिर उसी पंचनामा के आधार पे आप एक नॉर्मल रिपोर्ट दे देंगे कि मौके पर पाया गया कि ऐसी ऐसी घटना घटी थी और इसकी मृत्यु इस तारीख को हो गई थी, उस समय मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनवाए थे, अभी ये मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं, मौके पर जाँच अनुसार इनका मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए जाने में किसी कोई आपत्ति नहीं है, मृत्यु की पुष्टि इनके परिवार द्वारा एवं ग्रामीणों द्वारा की गई, अतः उचित कार्यवाही हेतु या अग्रिम कार्यवाही हेतु न्यायालय की ओर प्रतिवेदन सादर प्रेषित। बस ये 2 काम आपको करने हैं, पंचनामा और प्रतिवेदन। सेम जन्म के लिए। अब जन्म ऐसा, मान लीजिए कोई आवेदन दे रहा है स्कूल में और उसको एडमिशन कराना है, लेकिन उसको बर्थ सर्टिफिकेट ही मांग रहा है कंपलसरी, बर्थ सर्टिफिकेट उसके पास नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या करना है कि बर्थ सर्टिफिकेट आपको इशू करना है। कैसे इशू करना है? आपको नहीं करना, आपको केवल प्रतिवेदन देना है कि ये व्यक्ति, भैया अब तो वो व्यक्ति 23 साल का होगा, तो मौके पर पाया गया कि इनके द्वारा जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया गया है, जन्म प्रमाण के आवेदन पर जांच हेतु हम मौके पर उपस्थित हुए, मौके पर ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि इनका जन्म इस तारीख को, इस महीने की इस तिथि के अनुसार गांव में ही हुआ था, ठीक है, नेचुरल हुआ था, चाहे मतलब सॉरी नेचुरल कह रहा हूँ, मतलब क्या कहते हैं उसको, सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी है ना, हाँ, मतलब जैसी भी प्रक्रिया से हुआ होगा आप उसका विवरण दे दीजिए, क्योंकि यदि ऑपरेशन से हुआ मतलब अस्पताल से हुआ है तो फिर अस्पताल प्रमाणिकता देगा, और यदि नॉर्मल है तो आप प्रमाणिकता आप नहीं दे रहे, प्रमाणिकता उसका परिवार, उसका गांव वाले दे रहे हैं। पंचनामा में ये लिख दीजिए और सेम आप प्रतिवेदन में लिख दीजिएगा और उसको फॉरवर्ड कर दीजिएगा। इस तरीके से ये बेसिक प्रमाण पत्र हैं जो पटवारी जी बनाते हैं। इसके अलावा एक है शोध क्षमता प्रमाण पत्र। शोध क्षमता प्रमाण पत्र है जो इंसॉल्वेंसी सर्टिफिकेट होता है। कोई व्यक्ति यदि लोन लेने जा रहा है तो लोन में बैंक पहले कहता था कि आप जाओ पटवारी जी से शोध क्षमता प्रमाण पत्र लेकर आओ। शोध क्षमता यानी उसकी क्षमता है कि नहीं है वो पैसा लौटाने की, तो उसकी जानकारी पटवारी जी पहले दे देते थे। पटवारी जी जानकार थे, पुराने ज़माने के पटवारी जी लोग आदमी की शक्ल देखकर बता देते थे कि ये बैंक का पैसा चुका पाएगा कि नहीं, तो वो प्रमाण पत्र बनाते थे जिसमें लिखा रहता था हाँ ये व्यक्ति के पास इतनी ज़मीन है, इतना सिंचित है, इतनी असिंचित है, ये व्यक्ति का लेन देन अच्छा है, ये व्यक्ति, मतलब एक प्रमाण पत्र का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता था। इसी को चेंज करते हुए अभी वेब जीआईएस में लागू कर दिया एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, ठीक है, विलंगम भार प्रमाण पत्र। इस पे एक व्यक्ति के ऊपर
जितने भी भार होंगे उस खसरे के आधार पे उसका विवरण मिल जाता है। तो अब शोध क्षमता प्रमाण पत्र की जगह पे विलंगम भार प्रमाण पत्र चलता है, जिसमें उसका भू राजस्व, उसका दृष्टिबंधक, बैंक लोन, ये सब की जानकारी एक जगह पे मिल जाती है और बैंक उसके हिसाब से आराम से आसानी से कार्रवाई कर पाता है। ठीक है, तो ये बेसिक से सर्टिफिकेट हैं। अब मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी सर्टिफिकेट के बारे में रिपोर्टिंग लगाने में, रिपोर्ट करने में दिक्कत जाएगी। यदि आपके पास ये केसेस आते हैं तो जो भी हमारे पास नए पटवारियों द्वारा क्वेरी बताई गई थी, उनको जो टॉपिक्स पे वीडियो दिए गए थे, लगभग हमने सब कवर कर लिए हैं। अगले वीडियो में हम जो हमारे कमेंट्स बचे हुए हैं जिनके हमने जवाब नहीं दिए वो देंगे और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे भी डिस्कशन करेंगे। तो जुड़े रहिए हमसे, मिलते हैं हम फिर अपने अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।